कहानी शुरू होती है जेसी से, जो एक सिंगल मदर है। वो अपने बेटे को चुप करा रही है क्योंकि शायद उसने कोई डरावना सपना देखा था। घर में जेसी का बेटा पेंटिंग कर रहा था और गलती से फर्श पर रंग गिर गया। जेसी उसे साफ करने लगी, जिससे वो काफी परेशान और गंदी हो गई। तभी दरवाजे की घंटी बजती है, पर बाहर कोई नहीं है। आखिर वो कौन था? जेसी जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करती है। फ्रिज पर एक नोट है, उसे सुबह 8:30 बजे अपने दोस्त ग्रे के साथ बोट ट्रिप पर जाना है। अजीब बात यह है कि जेसी अपने गंदे कपड़े धोने के बजाय सूटकेस में भर लेती है। वो ऐसा क्यों कर रही है? फिर वो अपने बेटे के साथ कार में निकल पड़ती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर है। दृश्य बदलता है और हम ट्रायंगल नाम की एक छोटी नाव पर पहुंचते हैं। यहाँ ग्रे के साथ उसके दोस्त सैली, डोनी और विक्टर पहले से मौजूद हैं। जेसी भी वहां पहुंचती है, पर उसका बेटा उसके साथ नहीं है। जब ग्रे पूछता है तो जेसी बस इतना कहती है कि वो काफी थकी हुई है। हालांकि मन में डर था, फिर भी वे सब समंदर की सैर पर निकल पड़ते हैं। उन्हें क्या पता था कि वे मौत के जाल में कदम रख रहे हैं। नाव पर सोते हुए जेसी को एक सपना आता है कि वो किसी बीच पर पड़ी है। तभी एक लहर उसे जगा देती है। जब विक्टर दोबारा पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है, तो जेसी कहती है कि वो स्कूल में है। पर भाई, उस दिन तो शनिवार था, स्कूल बंद होने चाहिए थे। तभी अचानक मौसम बदल जाता है। समंदर जो एकदम शांत था, वहां एक खौफनाक काला बादल उनकी ओर बढ़ने लगता है। ग्रे मदद के लिए रेडियो पर कॉल करता है, पर वहां से सिर्फ किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। देखते ही देखते एक भयानक तूफान आता है और उनकी छोटी नाव पलट जाती है। इस हादसे में उनकी एक दोस्त हीदर लहरों में बह जाती है। बाकी पांचों लोग उल्टी हुई नाव पर बैठकर जान बचाने का इंतजार करते हैं। तभी उन्हें दूर से एक बहुत बड़ा क्रूज शिप आता हुआ दिखता है। उन्हें लगता है कि उनकी जान बच गई। वे जोर जोर से हाथ हिलाते हैं। जहाज का नाम है एओलस, जो यूनानी हवाओं के देवता के नाम पर है। इसके पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा है, जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। जैसे ही सब जहाज पर चढ़े, जेसी के मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। जहाज का डेक एकदम सुनसान था, जैसे सालों से यहाँ कोई ना आया हो। उन्होंने सोचा कि पहले कैप्टन को ढूंढते हैं और कोस्ट गार्ड से मदद मांगते हैं। साथ ही उन्हें अपनी दोस्त हीदर की भी चिंता थी कि शायद वो यहाँ मिल जाए। गलियारों में चलते हुए उन्हें कुछ बहुत अजीब महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ते खुद ब खुद बदल रहे हैं। जेसी ने ग्रे से कहा, मुझे ये गलियारे याद है, मुझे लग रहा है मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। तभी जेसी को फर्श पर एक चाबी मिली। जब उसने उसे उठाकर देखा तो सबके होश उड़ गए। ये जेसी के अपने घर की चाबी थी और उस पर उसके बेटे की फोटो लगी थी। सैली को लगा कि शायद ये हीदर का कोई भद्दा मजाक है। वे सब मिलकर डाइनिंग हॉल में पहुंचे। वहां मेज पर खाना सजा हुआ था और एकदम ताजा था, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा झोल था। ग्रे की घड़ी में सुबह के 11:30 बज रहे थे, जबकि जहाज की घड़ी और जेसी की घड़ी 8:17 पर रुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस जहाज पर वक्त थम गया है। तभी जेसी को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने दूर एक साये को देखा। विक्टर तुरंत उसके पीछे भागा, पर वो साया गायब हो गया। यहाँ सब इतने डरे हुए थे कि आपस में ही बहस करने लगे। ग्रे और जेसी एक गलियारे में गए, जहां उन्हें एक कमरा खुला मिला। वहां के शीशे पर लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, थिएटर जाओ। ग्रे को लगा कि ये क्रू मेंबर्स की कोई घटिया हरकत है, लेकिन जेसी बस वहां से निकलना चाहती थी। उसे अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना था। विचारों में मतभेद होने की वजह से ग्रे अकेले थिएटर की तरफ निकल गया। इसी बीच सैली और डोनी ने जमीन पर खून की बूंदें देखीं। उन्हें लगा कि शायद हीदर जख्मी है और वहीं कहीं है। वे उस खून के निशान का पीछा करते हुए थिएटर के गेट तक पहुंच गए, लेकिन असल में थिएटर में उनका स्वागत मदद नहीं बल्कि मौत करने वाली थी। दूसरी तरफ जेसी जब वापस डाइनिंग हॉल में आती है तो नजारा ही बदल चुका था। जो खाना कुछ देर पहले एकदम ताजा था, वो अब सड़ चुका था, जैसे उसे रखे हुए कई दिन बीत गए हों। घड़ी अभी भी 8:17 पर ही अटकी थी। तभी जेसी को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो खंभे के पीछे छिप गई और देखा कि वहां विक्टर खड़ा है, जो खून से लथपथ था। जेसी ने घबराकर पूछा, विक्टर, ये सब क्या है? तुम्हें क्या हुआ? लेकिन विक्टर ने बिना कुछ बोले जेसी का गला दबाना शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए जेसी ने संघर्ष किया और जैसे ही उसका हाथ विक्टर के सिर के जख्म पर लगा, विक्टर दर्द से कराह उठा और नीचे गिर गया। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। जेसी भागकर थिएटर पहुंची, जहां ग्रे मरा पड़ा था। सैली ने जेसी को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमने ग्रे को मार दिया, तुम यहाँ बंदूक लेकर क्या कर रही हो? जेसी बेचारी सफाई देती रही कि वो तो ग्रे के साथ थी ही नहीं, तो वो उसे कैसे मार सकती है। ग्रे की हालत देख जेसी फूट फूट कर रोने लगी। तभी डोनी ने एक अजीब सवाल पूछा, जेसी, तुमने ही तो हमें नोट लिखकर थिएटर बुलाया था, फिर अब ये सब क्यों? जेसी सन्न रह गई। उसने तो ऐसा कोई नोट लिखा ही नहीं था।
अभी वे संभल भी नहीं पाए थे कि ऊपर से गोलियां चलने लगीं। उन्होंने ऊपर देखा, एक नकाबपोश आदमी उन पर हमला कर रहा था। डोनी और सैली अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन हमलावर का निशाना चूक गया। उस अफरा तफरी में जेसी को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। वो पास की रसोई में गई और खुद को बचाने के लिए एक बड़ा सा खंजर उठा लिया। बाहर कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वो नकाबपोश आदमी रसोई के बाहर ही था, पर खुशकिस्मती से वो अंदर नहीं आया। जेसी ने सोचा कि यहां से निकलने का एक ही रास्ता है। किस्मत अच्छी थी कि जेसी बच गई। अब दोनों के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। नकाबपोश शिकारी ने जेसी का पीछा नहीं छोड़ा। भागते भागते जेसी के हाथ एक कुल्हाड़ी लग गई। अब जेसी डरी हुई अबला नारी नहीं, बल्कि एक फाइटर बन चुकी थी। दोनों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। आखिर में जेसी भारी पड़ी और उसने नकाबपोश को पस्त कर दिया। जेसी चिल्लाई, कौन हो तुम? ये सब क्यों कर रही हो? तब उस नकाबपोश ने बहुत ही अजीब और डरावनी बात कही, अगर तुम्हें सच में घर जाना है तो तुम्हें उन सबको मारना ही होगा। यही एकमात्र रास्ता है। इससे पहले हो गया। जेसी ने राहत की सांस ली कि चलो, बुरा सपना खत्म हुआ। पर भाई, असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जेसी को कहीं से पुराने जमाने के गाने की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंची जहां एक रिकॉर्ड प्लेयर चल रहा था। उसने गाना बंद किया और जैसे ही आईने में अपना चेहरा देखा, उसे बाहर से कुछ आवाजें आईं। जब उसने डेक से नीचे झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीचे समंदर में वही छोटी नाव ट्रायंगल खड़ी थी और उस पर वही पुराने दोस्त ग्रे, विक्टर, सैली और डोनी मदद के लिए हाथ हिला रहे थे। और सबसे डरावनी बात, उस नाव पर खुद जेसी भी खड़ी थी। जेसी को समझ आ गया कि जो कुछ उसके साथ अभी हुआ वो पहले भी हजारों बार हो चुका है। वो डर के मारे पीछे हटी और उसका पैर रिकॉर्ड प्लेयर पर पड़ गया, जिससे वही गाना फिर से बजने लगा। कैमरा जब पीछे मुड़ता है तो हमें दिखता है कि वहां एक दो नहीं, बल्कि ढेरों लाशें और निशान पड़े हैं। इसका मतलब ये था कि जेसी इस टाइम लूप में बुरी तरह फंस चुकी है। वो जितनी बार उन सबको मारेगी, ये लूप उतनी ही बार फिर से शुरू हो जाएगा। जेसी को अब पक्का यकीन हो गया था कि ये कोई बुरा सपना नहीं, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाला खूनी चक्र है। उसने गलियारे से झांक कर देखा तो वही मंजर था। उसके दोस्त फिर से जहाज पर चढ़ रहे थे। अब कहानी में एक नई जेसी आ चुकी है, जिसे हम जेसी नंबर 2 कहेंगे। जो जेसी पहले से जहाज पर थी, वो अब छिप कर देख रही है कि कैसे उसकी दूसरी कॉपी बिल्कुल वही बातें दोहरा रही है जो उसने कुछ देर पहले की थी। उसे सब कुछ याद आ रहा था, वही गलियारे, वही बातें, वही घबराहट। जेसी बेचारी इस नर्क से बाहर कैसे निकल ले। तभी उसे पानी गिरने की आवाज आई। वो एक कमरे में गई जहां उसने आईने में कुछ देखा। उसे याद आया कि जब वो पहली बार आई थी तब उसे लगा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। भाई, अब समझ आता है कि वो कोई और नहीं, बल्कि वो खुद थी जो अपना ही पीछा कर रही थी। जब वो भागकर डेक पर पहुंची तो उसने रेलिंग के पास एक लाश देखी। सफेद पैंट से उसने पहचान लिया कि ये डोनी है। पर भाई, डोनी तो अभी जिंदा है और जहाज के दूसरे हिस्से में है, तो ये लाश कहां से आई? ये असल में पिछले किसी लूप के डोनी की लाश थी। जेसी ने जब मुड़कर देखा तो वहां विक्टर खड़ा था। जेसी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि विक्टर, हम सब मरने वाले हैं, ये डोनी की लाश देखो। जगह सिर्फ समुद्री पक्षियों का झुंड था। लाश गायब हो चुकी थी। विक्टर को लगा जेसी पागल हो गई है। जेसी पागलों की तरह अपने कैबिन की ओर भागी। वो टूट चुकी थी, हार मान चुकी थी। लेकिन कैबिन में घुसते ही उसके होश उड़ गए। फर्श पर ढेरों कागज के टुकड़े पड़े थे और सब पर एक ही बात लिखी थी, अगर वे जहाज पर चढ़ें तो उन सबको मार डालना। जेसी ने जल्दी से पेन उठाया और वही लाइन लिख दी। जब उसने अपने लिखे हुए शब्दों को उन पुराने कागजों से मिलाया तो राइटिंग बिल्कुल सेम थी। इसका मतलब ये था कि उससे पहले यहां हजारों जेसी आ चुकी थीं और सबने यही नोट लिखे थे। जेसी अब एक खतरनाक नतीजे पर पहुंची कि शायद अपने दोस्तों को मारना ही इस लूप को तोड़ने और अपने बेटे के पास घर वापस जाने का इकलौता तरीका है। जेसी अब एक गहरे मानसिक युद्ध में थी। उसे नकाबपोश कातिल की वो बात याद आ रही थी, घर जाना है तो सबको मारना होगा। लेकिन क्या ये सच था? तभी उसे तार की जाली पर फंसा हुआ अपना पेंडेंट मिला, जिसमें उसके और उसके बेटे की फोटो थी। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों पेंडेंट पहले से गिरे पड़े थे। इसका मतलब है कि जेसी यहां हजारों बार आ चुकी है और हर बार वही गलतियां दोहराती है। तभी उसके खुद के गले का पेंडेंट भी टूटकर वहीं गिर गया। एक और गिनती बढ़ गई। अब जेसी ने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस लूप को तोड़कर रहेगी। उसने बंदूक उठाई, पर वो सबको मारना नहीं बल्कि बचाना चाहती थी। जेसी जब विक्टर को ढूंढने निकली तो उसे अपनी एक और कॉपी दिखी, जेसी नंबर 2। भाई सोचिए, अगर आपके सामने आप जैसा ही कोई खड़ा हो तो पहला ख्याल यही आता है कि ये कोई ढोंगी या बहरूपिया है। जेसी ने उस पर बंदूक तानी।
पर वो इतनी कमजोर थी कि गोली नहीं चला पाई और जेसी नंबर 2 वहां से भाग निकली। यहाँ कहानी में एक छोटा सा बदलाव आया। पिछले चक्र में विक्टर को मर जाना चाहिए था, पर इस बार वो अभी भी सांस ले रहा था। जेसी को लगा कि शायद वो इतिहास बदल रही है, पर उसे क्या पता था कि अंत फिर भी वही होने वाला है। तभी थिएटर से गोली चलने की आवाज आई। जब जेसी वहां पहुंची तो ग्रे की आंखों पर पट्टी बंधी थी और वो मर चुका था। नकाबपोश कातिल ने सैली और डोनी पर हमला किया, पर इस बार असली जेसी ने बीच में आकर उन्हें बचा लिया। उसने नकाबपोश पर गोली चलाई और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जेसी को अब पूरा यकीन था कि उसने कहानी बदल दी है। जो दोस्त पहले मर चुके थे वे अब उसके सामने जिंदा खड़े थे। डोनी ने हैरानी से पूछा, जेसी, ये सब क्या पागलपन है? तुम अभी हमें मारना चाहती थी और अब बचा रही हो। जेसी के पास आई और कहा, किसी पर भरोसा मत करना, जो भी करीब आए उसे गोली मार देना। जेसी विक्टर को लेने वापस गई, पर वहां सिर्फ खून के निशान थे। किसी ने विक्टर की लाश को समंदर में फेंक दिया था, लेकिन किसने? तभी पीछे से फिर गोली चलने की आवाज आई। जेसी भागकर वापस आई तो देखा कि गोली डोनी ने चलाई थी। डोनी ने जिस पर गोली चलाई उसके पीछे वही नकाबपोश शिकारी छिपा था। उसका मकसद एकदम साफ था, जहाज पर मौजूद हर इंसान को खत्म करना। पर जैसे ही उस कातिल ने अपना नकाब हटाया, सबके होश उड़ गए। वहां कोई अनजान आदमी नहीं, बल्कि एक तीसरी जेसी खड़ी थी। ये जेसी पहले वाली दोनों जेसी से बिल्कुल अलग थी। इसकी आंखों में ना तो डर था और ना ही कोई ममता, बल्कि सिर्फ खून सवार था। वो एक प्रोफेशनल किलर की तरह बर्ताव कर रही थी। उसने डोनी और सैली से झूठ बोला कि विक्टर का पैर फिसल गया और वो समंदर में गिर गया। डोनी को उसकी बातों पर शक हुआ, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस जहाज पर कुछ बहुत बड़ा झोल है। जेसी नंबर 3 ने कड़क आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। तभी पीछे से हमारी मुख्य जेसी, जो सबको बचाना चाहती थी, उसकी आवाज आई, भागो, उसके साथ मत जाओ। लेकिन अफसोस, डोनी और सैली ने जेसी नंबर 3 की बात मान ली। जैसे ही वे एक कमरे में घुसे, जेसी नंबर 3 ने दरवाजा बंद किया और बिना कोई मौका दिए डोनी पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। सैली ये मंजर देखकर कांप गई। उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की, पर जेसी नंबर 3 ने उस पर भी वार किया। सैली किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकली। घबराई हुई सैली खून से लथपथ हालत में जहाज के कम्युनिकेशन रूम की तरफ भागी। उसने रेडियो उठाया और रोते हुए चिल्लाई, मेरी मदद करो, प्लीज कोई बचा लो। भाई, यहां आता है सबसे बड़ा माइंड गेम। सैली की यही चीख ग्रे और उसके दोस्तों ने अपनी छोटी नाव पर तूफान आने से पहले रेडियो पर सुनी थी। यानी जिसे वे किसी अजनबी की पुकार समझ रहे थे, वो असल में उनकी अपनी दोस्त सैली की मौत से पहले की आखिरी चीख थी। जेसी पागलों की तरह सैली को ढूंढते हुए जहाज के ऊपरी हिस्से पर पहुंची, पर भाई, यहां जो उसने देखा वो किसी भी इंसान की रूह कपा दे। वहां एक दो नहीं, बल्कि दर्जनों सैलियों की लाशें पड़ी थीं। इसका मतलब ये लूप इतनी बार चल चुका है कि अब लाशें रखने की जगह भी नहीं बची। तभी हमारी जेसी ने देखा कि नीचे डेक पर एक जबरदस्त लड़ाई हो रही है। वहां जेसी नंबर 2 और जेसी नंबर 3 के बीच मुकाबला चल रहा था। जेसी 2 ने बड़ी बेरहमी से जेसी 3 को कुल्हाड़ी से मार डाला और उसकी लाश को समंदर में फेंक दिया। यहाँ ट्विस्ट ये है कि हर बार जेसी अलग तरीके से बर्ताव कर रही है। कोई डर रही है तो कोई एकदम प्रोफिलर किलर की तरह दूसरी जेसी को मार रही है। सैली बेचारी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तब ढेंगे कत्लेआम का एक और नया दौर शुरू हो जाएगा। जेसी भागकर उस नाव तक पहुंचना चाहती थी जिससे वो आए थे, ताकि वो यहां से भाग सके। लेकिन अफसोस, वो नाव पहले ही बहुत दूर जा चुकी थी। जेसी खिड़की से बेबसी में उसे देखती रही। उसकी भागने की आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। वो गुस्से और दुख के मारे चिल्लाने लगी, पर सुनने वाला कोई नहीं था। कहानी एक और अजीब मोड़ लेती है। जेसी देखती है कि जेसी नंबर 2 अब विक्टर नंबर 3 को मनाने की कोशिश कर रही है। वो उसे समझा रही है कि विक्टर, मेरी बात मानो, हम सब यहाँ मरने वाले हैं। उसने विक्टर को दिखाया कि कैसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि जेसी पूरी तरह पागल हो चुकी है। जेसी को अब एहसास हो गया था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये लूप उसे छोड़ने वाला नहीं है। वो इस खूनी भूल भुलैया में बुरी तरह फंस चुकी थी। अब कहानी में वो मंजर आता है जिसे देखकर रूह कांप जाए। जेसी, जो अब तक सबको बचाना चाहती थी, अब खुद नकाबपोश कातिल बनने का फैसला कर लेती है। उसे लगता है कि जब तक वो सबको खत्म नहीं करेगी, ये लूप नहीं टूटेगा और वो अपने बेटे के पास कभी वापस नहीं जा पाएगी। जेसी ने सबसे पहले विक्टर नंबर 3 को खत्म किया। उसके बाद वो उस कमरे में गई जहां डोनी की लाश पड़ी थी। उसने खुद अपने हाथों से कांच पर खून से लिखा, थिएटर चलो। यही वो मैसेज था जिसे देखकर ग्रे और बाकी लोग थिएटर की तरफ खिंचे चले आए थे। जेसी ने डोनी की लाश को समंदर में फेंक दिया।
अब हमें समझ आता है कि उसने शुरुआत में डोनी की लाश और खून के धब्बे क्यों देखे थे। वो सब उसने खुद ही किए थे। जेसी अब पूरी तरह किलर मोड में थी। उसने डाइनिंग हॉल में जाकर डोनी नंबर 3 से झूठ बोला कि ग्रे तुमसे थिएटर में मिलना चाहता है। इसके बाद उसने काले कपड़े पहने, अपने हथियारों को लोड किया और चेहरे पर वही डरावना नकाब डाल लिया जिसे देखकर हम फिल्म की शुरुआत में डर रहे थे। जेसी दबे पांव ग्रे नंबर 3 के पास पहुंची और उस पर बंदूक तान दी। ग्रे उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि उसके चेहरे पर नकाब था, लेकिन जैसे ही ग्रे की नजर जेसी के जूतों पर पड़ी वो चौंक गया। उसने पूछा, जेसी ये सब क्या है? तुमने ये नकाब क्यों पहना है? जेसी की आंखों में आंसू थे, पर उसका इरादा पक्का था। उसने ग्रे से कहा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरा चेहरा देखो, क्योंकि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर मुझे नए लोगों को जहाज पर चढ़ने से रोकना है और घर जाना है तो मुझे तुम सबको मारना ही होगा। काफी हिचकिचाहट और दर्द के बाद जेसी ने ट्रिगर दबा दिया और ग्रे को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जहाज पर चल रही जंग अब अपने अंजाम पर थी। नकाबपोश जेसी, जो कि हमारी मुख्य किरदार ही है, वही सब कर रही थी जो उसने पहले अनुभव किया था। वो अपने ही पुराने वर्जन जेसी 3 का पीछा करती है। आखिर में कुल्हाड़ी के वार से नकाबपोश जेसी समंदर में गिर जाती है। लेकिन भाई, खेल यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि एक नए और ज्यादा डरावने रूप में शुरू होता है। जेसी की आंख एक समंदर किनारे पर खुलती है। उसे लगता है कि वो उस नरक से बच निकली है और अब अपने बेटे के पास जा सकती है। वो पागलों की तरह दौड़कर अपने घर पहुंचती है। खिड़की से झांकने पर उसे अपना बेटा दिखता है, लेकिन तभी उसे वहां खुद का एक और रूप दिखाई देता है। वहां मौजूद जेसी अपने बेटे पर बुरी तरह चिल्ला रही थी और उसे मार रही थी। ये देखकर हमारी जेसी को एहसास होता है कि वो असल में कितनी बुरी माँ थी। वो उस बुरी माँ को खत्म करने का फैसला करती है। वो दरवाजे की घंटी बजाती है। याद है, शुरुआत में घंटी बजी थी और बाहर कोई नहीं था। वो यही जेसी थी। वो चुपके से घर में घुसती है और हथौड़े से वार करके उस बुरी जेसी को मार डालती है। जेसी अपने बेटे को गले लगाती है और कहती है, बेटा डरो मत, ये सब बस एक बुरा सपना था। वो उस दूसरी जेसी की लाश को कार की डिग्गी में डालती है, अपने बेटे को साथ लेती है और वहां से दूर निकल जाती है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक एक समुद्री पक्षी उनकी कार से टकरा जाता है। जेसी उसे हटाने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन सड़क के किनारे उसे हजारों मरे हुए पक्षियों का ढेर मिलता है। भाई, ये वही नजारा था जैसा जहाज पर हजारों पेंडेंट और सैलियों की लाशें थीं। जेसी समझ जाती है कि वो अभी भी उसी लूप के अंदर है। वो घबराकर कार में बैठती है और अपने बेटे को चुप कराने की कोशिश करती है। तभी अचानक धमाका, एक जबरदस्त एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के उस खौफनाक मंजर के बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सड़क पर जेसी और उसके बेटे की लाशें पड़ी हैं, लोग जमा हैं, लेकिन तभी सड़क के दूसरी तरफ जेसी बिल्कुल सही सलामत खड़ी दिखाई देती है। उसके पास एक टैक्सी ड्राइवर आता है और पूछता है, मैडम कहीं छोड़ दूं? जेसी सुध-बुध खो चुकी है। वो ड्राइवर से कहती है, मुझे घाट तक ले चलो। जैसे ही वो घाट पहुंचती है, वो उतरने लगती है। ड्राइवर एक बहुत ही रहस्यमयी बात कहता है, मैं मीटर चालू रखूंगा, तुम वापस आओगी ना? जेसी एक पत्थर की तरह सख्त आवाज में जवाब देती है, हाँ मैं वादा करती हूँ। भाई, यहाँ गौर करना, वो ड्राइवर कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि मौत का फरिश्ता है। जेसी मर चुकी है, लेकिन वो अपनी गलती और दुख को स्वीकार नहीं कर पा रही। वो मौत को धोखा देकर वापस उस नाव पर जाती है ताकि वो फिर से सब कुछ ठीक कर सके। वो ग्रे से माफी मांगती है, विक्टर से झूठ बोलती है और एक बार फिर उसी खूनी सफर पर निकल पड़ती है। अब भाई, जरा इस फिल्म के असली गणित को समझो। ये सिर्फ एक लूप नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग चक्रों का खेल है। पहला, द गुड लूप। ये वो जैसी है जो घर से निकलती है, जिसे अपने बेटे से प्यार है, जो जहाज पर सबको बचाना चाहती है। ये जैसी मासूम है पर बार बार फेल हो जाती है। दूसरा, द ईविल लूप। ये वो जैसी है जो पूरी तरह कातिल बन चुकी है। ये ट्रायंगल नाव से शुरू होकर क्रूज शिप पर खत्म हो जाता है। इसका मकसद सिर्फ सबको मारना है ताकि वो वापस घर जा सके। फिल्म में आपने गौर किया होगा कि जहाज पर 2 अलग अलग तरह के नजारे दिखते हैं, एक बार दाईं तरफ से और एक बार बाईं तरफ से। ये आईने के जैसा प्रतिबिंब है। जैसी जो अच्छी है, जब वो नकाबपोश से लड़ती है तो उसे जान से नहीं मारती, बस समंदर में धकेल देती है। वो बंदूक चलाने में हिचकिचाती है। जैसी जो बुरी है, ये जैसी बिना सोचे समझे कुल्हाड़ी चलाती है, अपने दोस्तों का गला रेत देती है और उसे कोई पछतावा नहीं होता। जैसी ने मौत के फरिश्ते से वादा किया था कि वो वापस आएगी, पर वो अपना वादा तोड़कर बार बार ट्रायंगल नाव पर चढ़ जाती है। इसीलिए उसे ये सजा मिली है कि उसे बार बार अपने दोस्तों की मौत और अपने बेटे को खोने का गम सहना पड़ेगा। वो एक ऐसे नर्क में फंस चुकी है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, इस फिल्म का असली सस्पेंस इसके लेवल्स में छिपा है। जैसे किसी गेम में खिलाड़ी का लेवल बढ़ता है, वैसे ही इस क्रूज शिप पर जेसी का मेंटल लेवल भी बदलता रहता है।
इसे हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 1. ब्रॉन्ज लेवल। ये वो जैसी है जो अभी अभी जहाज पर चढ़ी है, इसे कुछ नहीं पता, इसकी याददाश्त धुंधली है, ये सिर्फ डरती है, भागती है और अपनी जान बचाना चाहती है। इसे हम अच्छी जैसी कह सकते हैं जो सिर्फ हालात से लड़ रही है। 2. डायमंड लेवल। जब जैसी देख लेती है कि यहाँ उसके जैसे और भी लोग हैं तो उसका लेवल अप हो जाता है। अब वो डायमंड लेवल पर है, उसे समझ आ गया है कि ये एक लूप है। वो अब भागती नहीं बल्कि अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि वो इतिहास बदल देगी, लेकिन असल में वो अनजाने में लूप का हिस्सा बन रही होती है। 3. किंग लेवल। ये सबसे खतरनाक लेवल है। जब जैसी तीसरी लहर को आते देखती है और समझ जाती है कि बचाने की सारी कोशिशें बेकार हैं, तब वो किंग लेवल पर पहुंच जाती है। अब उसका एक ही मकसद है, सबको खत्म करना। उसे यकीन हो जाता है कि सबको मारकर ही वो वापस अपने बेटे के पास जा पाएगी। यही वो जैसी है जो नकाब पहनती है। जहाज पर हमेशा 3 जैसी एक साथ मौजूद होती हैं और ये कॉम्बिनेशन बदलता रहता है। कॉम्बिनेशन ए। यहाँ एक नई अच्छी जैसी आती है। एक डायमंड लेवल की बुरी जैसी छिपी होती है और एक नकाबपोश होती है जो खुद को बचाने के लिए लड़ रही है। कॉम्बिनेशन बी। जैसे ही एक जैसी समंदर में गिरती है, लेवल अपने आप अपग्रेड हो जाते हैं। ब्रॉन्ज वाली डायमंड बन जाती है और डायमंड वाली किंग बन जाती है। यही कारण है कि जैसी कभी इस जाल से नहीं निकल पाती। जब वो अच्छी होती है तो बुरी जैसी उसे मारना चाहती है, और जब वो खुद बुरी बन जाती है तो नई आने वाली अच्छी जैसी उसे समंदर में धक्का दे देती है। ये एक ऐसा ब्लैक होल है जहां अच्छाई और बुराई के बीच की लकीर खत्म हो चुकी है। जैसी की ममता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। दोस्तों, अभी तक हमने उस जैसी की कहानी देखी जो सबको बचाना चाहती थी, लेकिन इस समंदर के शैतानी जाल में एक बुरी जैसी भी है। आखिर वो कातिल कैसे बनी? चलिए उसके सफर को समझते हैं। जब ये बुरी जैसी पहली बार जहाज पर चढ़ती है तो इसके साथ भी वही सब होता है जो हमारी मुख्य जैसी के साथ हुआ था। उसे गलियारों में अपनी परछाई दिखती है, विक्टर उसका पीछा करता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वो डाइनिंग हॉल में पहुंचती है। वहां वो देखती है कि एक दूसरी जैसी जो शायद किंग लेवल पर है, उसे ही जान से मारने की कोशिश कर रही है। वो बुरी तरह डर जाती है और भागने लगती है। तभी उसे घायल विक्टर मिलता है। वो इतनी घबरा गई है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। तभी थिएटर से गोलियों की आवाज गूंजती है। ये जैसी अब डायमंड लेवल पर पहुंच चुकी है। वो दौड़कर थिएटर जाती है और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां किंग लेवल की एक खूंखार जैसी ने ग्रे को मौत के घाट उतार दिया है। अब इस डायमंड जैसी के पास 2 रास्ते थे, या तो वो भाग जाए या मुकाबला करे। वो मुकाबला चुनती है और उस नकाबपोश किंग लेवल जैसी के सिर में गोली मार देती है। भाई, यही वो पॉइंट है जहां एक बचाने वाली जैसी धीरे धीरे एक कातिल जैसी में बदलने लगती है। जैसे ही जहाज पर एक जैसी मरती है या समंदर में गिरती है, लूप का संतुलन बिगड़ जाता है। कुदरत उस खाली जगह को भरने के लिए एक और नई नाव भेज देती है। जो कल तक डरी हुई ब्रॉन्ज थी, वो आज रक्षक डायमंड बन गई है। जो रक्षक डायमंड थी, वो आज कातिल किंग बन चुकी है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि जहाज पर सिर्फ 2 ही जैसी ना बच जाएं। और जैसे ही नई लहर आती है, ये खूनी खेल फिर से शून्य से शुरू हो जाता है। वो क्रूज शिप रूपी पहाड़ पर उम्मीद का पत्थर चढ़ाती है कि इस बार वो सबको बचा लेगी, इस बार वो लूप तोड़ देगी। पर जैसे ही वो कामयाब होने वाली होती है, उसका पत्थर वापस नीचे गिर जाता है और सब कुछ शून्य से शुरू हो जाता है। एक माँ की ममता जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, वही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि अपने अतीत से भागना और मौत को धोखा देना इंसान को एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जहां से मौत भी उसे रिहा नहीं कर सकती।